तो प्रश्नावली 5.2 के 5वें क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इस प्रश्नावली में हमने चेन रूल सीखा है, ठीक है ना। हमने श्रृंखला नियम सीखा है अवकलज निकालने के लिए चेन रूल क्या होता है। डिटेल से अगर आपको देखना है तो आपको पता है इस प्रश्नावली के जो थर्ड इंट्रोडक्शन था उसके अंदर, थर्ड नहीं जो सेकेंड इंट्रोडक्शन था उसके अंदर हमने चेन रूल आपको बहुत अच्छे से बताया था और उसी का इस्तेमाल करते हुए सवालों किया जा रहा है। मैं फिर से कहूँगा बड़ा ज़रूरी ये बहुत ज़रूरी ये एक्सरसाइज है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारी बातें आप जो सीखोगे उन्हीं को अप्लाई कर गए आप आगे की एक्सरसाइज को कर पाओगे और अच्छे से अवकलन को सीख पाओगे, ठीक है। तो बेटा चलिए अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप लोग। और हमने चेन रूल को लगाते समय जिन बच्चों ने देखा है दो तरीके से हम लोग चेन रूल लगा रहे थे। एक तो ट्रेडिशनल तरीका जो नॉर्मली हम टी मान करके करते हैं, लेकिन एक हम लोग डायरेक्ट वैकल्पिक विधि जो बताई थी हमने उससे ही अब क्वेश्चंस को करना है, आपको टी मान के नहीं करना है। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इसको चलो यहीं पे y इज इक्वल टू मान लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट हम करते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो सिखाया था मैंने आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, काफी सारे सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है ना, इस टॉपिक पर करने पर। तो किस तरीके से करना है फिर, dy बटे dx तो आपका राइट हैंड साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में dy बटे dx। तो इधर की तरफ जो अजीब सा फंक्शन दिया है इसका हमें अवकलन ज्ञात करना पड़ेगा, जिसमें साइन ax प्लस b तो ऊपर की तरफ है यानी कि अंश है और cos cx प्लस डी जो है वो नीचे की तरफ हर है। अब दो फलन अगर हमारे पास में भाग में होते हैं, है ना, बटे में होते हैं, तो उनका एक नियम होता है अवकलन करने का, ठीक है ना। अवकलन करने का नियम होता है कि अगर हमारे पास में दो फंक्शन हो, ठीक है ना, दो फंक्शन हो जैसे u और v, ये दो फलन हैं जो भाग में जिनका मुझे अवकलन करना है। तो रूल बताया था मैंने पहले इंट्रोडक्शन के अंदर कि इसका एक फॉर्मूला है, एक प्रॉपर नियम है कि नीचे वाले का हम लोग वर्ग कर देते हैं, नीचे वालों को जोगा तू, और ऊपर वाले का हम लोग अवकलन करते हैं। समझ में आ रही है बात कि अगर u बटे v, जैसे इसमें साइन ax प्लस b बटे कोस a cx प्लस d है, तो ऊपर वाला तो u मान लीजिएगा, नीचे वाले को v मान लीजिएगा और फिर अवकलन करने की इस विधि का प्रयोग आपको करना है। तो v डी यू ओवर डी एक्स माइनस फिर u एज इट इज और फिर हम लोग v का करेंगे dv ओवर dx, ठीक है ना। तो u यहां भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इस फॉर्मूले को एक शॉर्टकट फॉर्म हमने दी थी, क्लास 11th में भी दी थी, लेकिन 11th की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो घबरा जाते हैं 11th का नाम सुनते ही, क्योंकि वहां पर उन्होंने मेहनत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मस्ती की है और कुछ नहीं किया है। तो अगर हम लोग बात करें इसको शॉर्टकट लिखने की कि u बटे v का अवकलज को हम डैश से लिखते हैं, है ना, बराबर होगा किसके, v स्क्वायर v एज इट इज u का अवकलज माइनस u एज इट इज v का अवकलज। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमने आपको इंट्रोडक्शन नंबर 1 में क्लास 11 से जोड़ दिया था, ठीक है मेरे बेटा। तो इसी नियम का मैं प्रयोग यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जब मैं dy बाई dx निकालूंगा तो मेरे भाई अगर इस नियम का मैं प्रयोग करूंगा तो नीचे u का काम करेगा, ये v का काम करेगा, ये तो नीचे वाले का स्क्वायर, तो cos cx प्लस d का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और फिर हम इसको नीचे एज इट इज उस नियम के हिसाब से कि हम लोग cos cx प्लस d को हम एज इट इज रख देंगे, ठीक है, और हम लोग अवकलन करेंगे किसका, ऊपर वाला यानी कि साइन ax प्लस b का आपको अवकलन करना पड़ेगा। फिर चिन्ह माइनस का लगेगा और साइन ax प्लस b को जो का तू रखेंगे और अवकलन करेंगे हम लोग बेटा किसका, हम लोग अवकलन करेंगे जो नीचे रखा हुआ जो फलन है यानी कि cos ऑफ cx प्लस d का। अब देखो इसमें लगना चेन रूल है, ठीक है ना, इसमें आपको पता है लगना चेन रूल है, क्योंकि जो अवकलन हम कर रहे हैं वो साइन ax प्लस b का कर रहे हैं। अगर बाई चांस हम लोग करते अवकलन साइन x का
तो सीधी सीधी बात है, आपका ये वाला फॉर्मूला काम में आ जाता तो cos x आराम से बड़े प्यार से आप लोग लिख देते। लेकिन मेरे बेटे क्या हुआ कि यहाँ पर x ना होकर के एक दूसरा फंक्शन अंदर की तरफ बैठा है। तो हम लोग इसको चेन रूल से करेंगे। और चेन रूल से कैसे करेंगे, मैं यहीं पे एक बार और क्लियर कर देता हूँ। जिन लोगों को अभी तक भी चेन रूल समझ में नहीं आया, इस बात को दोबारा से अच्छे से ध्यान से समझे, जो मैं इसमें करूँगा, फिर मैं क्वेश्चन फटाफट कर दूंगा। मैंने क्या कहा था कि आप क्या करोगे, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो आप साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। इतनी बात, बिल्कुल बेसिक बात आप समझ पा रहे होंगे। इस फॉर्मूले को आपस में जोड़ के देख लो भाई, जब साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होगा तो साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन इतना हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बेटे ध्यान से सुनो, चेन रूल ये कहता है कि जो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि ये x नहीं है, आप ध्यान से देखो, दिस इज नॉट साइन x, ये साइन x नहीं है, ये तो साइन ए एक्स प्लस बी है। तो ये जो मटेरियल है, जो बीमारी है, ये जो परेशान करने वाली जो चीज है ना, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा x था, जो यहाँ था वही यहाँ था, लेकिन जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें चेन रूल ये कहता है कि इसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा। तो बेटे यही हमारा चेन रूल होता है, श्रृंखला नियम होता है। इसी का प्रयोग अब मैं करूंगा, ठीक है। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन में आ जाओ। आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझना है, जानना है, बिकॉज बेटा इसके अलावा, इसके बिना हिलेंगे नहीं क्वेश्चन आगे की तरफ चैप्टर में। cos cx प्लस डी तो जो का तू रह जाएगा मेरे बेटा, है ना। इसको देखो, मैं भी कर रहा था, तो साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, लेकिन इसको हमने x माना है, ये x नहीं है, इसको हमने x माना है, ये कुछ है, इस कुछ का दोबारा से अवकलन हमें करना पड़ी, ठीक है ना। आपके पास माइनस साइन ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रख लेंगे बेटा, और यहाँ पर देखो cos x का होता है माइनस के साइन x, तो सीधी सी बात है कि cos cx प्लस डी का हो जाएगा साइन माइनस का, तो माइनस जो निकलेगा वो यहाँ पर मैं प्लस कर दे रहा हूँ। मेरी बात आपको समझ में आई, जो मैंने कहा अभी क्यों करा मैंने, भाई cos का होगा साइन, है ना, लेकिन माइनस में होता तो वो जो माइनस आएगा वो इस वाले माइनस को, जो माइनस हमारा इस नियम में था, वो नियम इसको प्लस कर देंगे और साइकोस हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। लेकिन चेन रूल जो कहता है उसकी बात हम मानेंगे। चेन रूल क्या कहता है, हमें चेन रूल क्या कहता है कि हमें इसका अवकलन दोबारा करना पड़ेगा, कि डी ओवर डी एक्स हमें सी एक्स प्लस डी का दोबारा से करना पड़ेगा। तो बेटा बटे में जो चल रहा है उसको चलाते रहेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो cos आपका सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसको आप कुछ नहीं कहोगे, बस इसको सही से लिखना है। आंसर लगभग हम लोग आंसर के पास बैठे हैं, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं कि आंसर क्या है। लेकिन देखो, तो मेरे बेटा ये ए एक्स प्लस बी है, मैं कुछ ज़्यादा कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ। अब आप मेरी बात सुनोगे, जब आप अवकलन करोगे या फिर अवकलज निकालोगे ए एक्स प्लस बी का, तो मेरे बेटे ध्यान से सुनो, जब प्लस बीच में होता है तो सीधी सीधी बात है, हम लोग क्या करते हैं, अगर प्लस हो या माइनस हो बीच में, तो हम लोग इन दो पदों का अलग अलग अवकलन कर लेते हैं। मतलब डी बटे डी एक्स कर लेते हैं ए एक्स का, और डी बटे डी एक्स कर लेते हैं हम लोग बी का, दूसरे पद का। पहले पद का अगर तीन भी होते तो उसमें तीन को भी अलग अलग कर लेते। लेकिन ये काम केवल प्लस और माइनस में होता है कि हमने इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया। जैसे यहाँ पर भाग में नहीं हो पाया, अगर भाग में ऐसा होता तो फिर क्या होता, डी बटे डी एक्स अगर हमें कभी दो फंक्शंस का करना होता बटे वालों का, तो आप कहते सर जी यू का तो ऊपर कर दो और नीचे कर दो वी का, और मजा आ गया था। लेकिन नहीं, भाग में ऐसा नहीं होता, और अगर दो फंक्शन गुणा में होते हैं u और v, उसमें भी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये केवल प्लस और माइनस में होता है। और इस चीज को मैंने आपको, जो बच्चे मेरे लेक्चर्स को लगातार देख रहे हैं, बड़े अच्छे से बड़े प्यार से नोट्स बना रहे हैं, उनको पता है इस चीज को हम कहते थे इंट्रोडक्शन नंबर 1 में पढ़ाया था कि अवकलज का बीजगणित, है ना, अवकलज का बीजगणित हम कहते थे। तो यही रूल हम फॉलो करेंगे तो हम लोग इजीली
चाहो तो आप इसी में कर लो, यहीं पे जो ये काम उधर करा है वो काम यहाँ भी कर सकते हैं। तो ब्रैकेट देखो ये वाला मैंने पूरा लिख दिया, दिस वन एंड दिस वन, ब्रैकेट डी ओवर डी एक्स हमें करना पड़ेगा ए एक्स का, प्लस डी ओवर डी एक्स हमें करना पड़ेगा बी का, फिर प्लस है और मेरे बेटे साइन एज इट इज रखेंगे, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा और साइन आपके पास में सी एक्स प्लस डी आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भी काम वही होगा कि हम लोग डी बटे डी एक्स यानी कि अवकलन सी एक्स का अलग से कर लेंगे और अवकलन हम लोग डी एक्स का अलग, डी का अलग से कर लेंगे। मेरी बात आप लोगों को अगर समझ में आ रही है ना तुम तो बेटा ये समझ लेना कि आप लोग 12वीं की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो समझ लेना आप 12वीं की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, 12वीं के एग्जाम की। अब देखो सुनो, अब देखो सुनो, मैं देख लूँ एक बार फ्रेम में नीचे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मेरे कैमरे में ये नीचे शूट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, नीचे आराम से प्यार से। तो बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको कुछ नहीं कहना बेचारे को, अब जो कुछ होना था वो हो चुका। अब तो बस थोड़ा सा हमें आंसर को सजा करके फूल फाल लगा करके लिखना है, अदरवाइज आंसर तो मेरे भाई आ गया है। अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, हम लोग अगर a को बाहर निकाल लेंगे x का 1 हो जाएगा तो a बचेगा, इसका हो गया 0, तो मतलब इस पूरी टर्म का अवकलन a हो जाएगा, इस पूरी टर्म को हम लिख देंगे a, और वो a यहाँ ना लिख करके आप प्रारंभ में लिख दो यहाँ, फिर बेटे प्लस लगा लो यहाँ, फिर बेटे प्लस लगा लो यहाँ, और ये लिख लो साइन ए एक्स प्लस बी और मेरे बेटे साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना, सी एक्स प्लस डी, और यहाँ से निकलेगा सी, उस सी को आप शुरू में रख लो। तो मेरे बेटे ध्यान से देखो, बटे में जो लिखा है हमारा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये जो का तू आप लोग देखते रहेंगे चलता रहेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे ना तो भी टीचर कन्विंस हो जाएगा, टीचर मान जाएगा तुम्हारी बात कि आपको अवकलन आता है, ठीक है बेटा। लेकिन अभी मैं आंसर शीट को देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो उसने इसमें थोड़े से कलाकारी करी है, और कलाकारी क्या है मैं इस वाली चीज को मैं ऊपर से रफ करके ही दिखा पाऊंगा। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप ये चीजें नोट कर लें, जिसको जरूरत है तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा बेटा, ठीक है। चलिए देखो, आंसर बनाना मेरे को, ये नियम आपने नोट कर लिया होगा पहले लेक्चर में, जो बच्चे पहले लेक्चर को देख रहे होंगे। मेरा काम बड़ा सिस्टम से चलता है, मैंने जो चीजें पढ़ाता हूँ बड़े एक एक चीज को पढ़ा करके, ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो मैंने नहीं पढ़ाई और मैंने इस्तेमाल कर ली वो, ऐसा कभी नहीं होता मेरे लेक्चर्स के अंदर। जब तक मैं किसी चीज को बताऊंगा नहीं तो मैं उसको छेड़ूंगा भी नहीं, मैं उसको इस्तेमाल भी नहीं करता। मैंने आज तक जितने भी लेक्चर दिए इनमें सब में ये खास बात है, ना तुम्हें कोई छुड़वाता मैं कोई चीज। तो मेरे भाई ध्यान से देखें, इस वाले को देखो, तो ये डी वाई बटे डी एक्स का हम लोग मान निकाल रहे हैं। देखो इसमें क्या करना है आपको, अलग अलग कर दो, अलग अलग का मतलब है बंटवारा कर दो, a cos सी एक्स प्लस डी, फिर cos ए एक्स प्लस बी, ठीक है, बटे cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कोई गलत काम तो कर नहीं रहा मैं तो पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, मतलब गलत काम का मतलब मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है मेरे भाई। गलत काम क्या हो सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ना लिखो, स्क्वायर यहां भी लिखा जा सकता है, जैसे आपको पता है ना कि कॉस एक्स का अगर होल स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। कितने लोग हैं इसको ऐसा लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितने लोग हैं ऐसे, अपने गिरिमान में झांक लो अगर कोई ऐसा लिख रहा तो इसका मतलब आप लोग बहुत गलत दिशा में जा रहे हो मेरे बेटे। तो ऐसा नहीं, इसको ऐसा लिखेंगे। तो इसको भी आप चाहो तो इसको इसको ऐसा लिख लो, ठीक है ना। चलिए अब देखो ऐसा करने से क्या हासिल होगा, cos सी एक्स प्लस डी का एक पार्ट इस घात से कट जाएगा, तो जो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनली आंसर बनने वाला है, देखो a तो होगा ही होगा। देखो cos सी एक्स प्लस डी
कॉस ए एक्स प्लस बी। अब मेरी बात सुनो, ये बटे में रहेगा ना, एक बटे कॉस सी एक्स प्लस डी को क्या लिखते हैं, एक बटे कॉस सी एक्स प्लस डी को लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो यहां पर लिख दोगे आप सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, इधर का हिसाब पूरा हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको स्क्वायर को ना आंसर वालों ने ऐसा किया है कि स्क्वायर में लिख करके इसने क्या करा, इसको कॉस सी एक्स प्लस डी को 2 बार लिख दिया। इससे क्या हुआ, इससे एक बात हो गई, देखो सी साइन ए एक्स प्लस बी तो आंसर में जो का तू है, ये वाला पार्ट तो जो का तू है। मेरे बेटे ध्यान से देखो, साइन सी एक्स प्लस डी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, आपको पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा हमारा टेन थीटा हो जाता है, तो हम इसको लिख देंगे टेन सी एक्स प्लस डी। और मेरे बेटे ये भी एक चीज और बची है इसमें, कॉस सी एक्स प्लस डी, तो 1 कॉस सी एक्स प्लस डी को हम लोग सेम इसी तरीके से सेक सी एक्स प्लस डी भी लिख देंगे और यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वालों ने इतनी मेहनत करी है और इतनी हमने करके दिखा दी है। तो उम्मीद पूरी आपसे करता हूं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता है क्यों नहीं आया। ठीक है, तो बेटे अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से खत्म करके इस एक्सरसाइज को मैं चाहता हूं आपको नए टॉपिक की तरफ लेके जाऊं, ताकि जल्दी से आपका 12वीं का सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, चलिए देखो बेटा, मैं रफ करने में समय ले रहा हूं, तो मैं इसको वीडियो को पॉज कर लेता हूं तब तक, जब तक ये बोर्ड अच्छे से साफ कर दूंगा मैं फिर। चलो जी बेटा, अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। और एक बात बता दूं, इस सवाल को समझने से पहले बहुत शांतिपूर्वक जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि अगर आपने इस सवाल को समझ लिया ना मेरे बेटे, तो ये मान के चलिए कि आपने चेन रूल की बहुत बारीक चीज समझ ली। आपने चेन रूल समझ लिया, यानी कि आपको अब अवकलन करना आ गया है। अब आप आगे की एक्सरसाइज को आसानी से समझ पाओगे। अगर ये सवाल आपने समझ लिया है तो बिल्कुल दरवाजे की कुंडी उंडी बंद करने में कोई शर्म नहीं करनी है, आपको बंद करके बैठ जाओ, इस सवाल को समझ लो तो मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है। तो हमें कहा गया है कि 2 फंक्शन है, देखो इसके अंदर बड़ी बीमारी है इन क्वेश्चंस के अंदर। हमें कहा है कि कोस एक्स की घात 3 गुणे साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 का अवकलन ज्ञात करना। तो मैंने कहा था सबसे पहले से y के इक्वल मान लो कि cos x की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर x की घात 5। ठीक है ना। अब इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, cos x की घात 3 को तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो इसके पेट में है cos के, आप ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दो बेटा, इसको हम साइन x की घात 5 की होल घात को हम 2 कह सकते हैं। इस बात को ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना। मैंने अभी समझाया था आपको कि अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो मान जो आएगा उसका स्क्वायर करना है, ना कि कोण का स्क्वायर करना, तो इस बात को समझ लें। तो इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर का थीटा है तो उसको लिखेंगे हम लोग साइन थीटा का होल स्क्वायर, या कोई भी घात आ जाए, एन आ जाए तो होल घात एन कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अब सुनो समझो। अब इस सवाल के अंदर आपने देखा है एक बात कि 2 फलन हैं, एक पहला फलन गुणा से इस तरफ वाला है, दूसरा फलन ये है, 2 फलन गुणा में है और उन दोनों का अवकलन करना है। तो गुणा में जब 2 फलन होते हैं, मान के चलो एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, दोनों फंक्शन गुणा में है, 2 फलन गुणा में है और इनका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो उसके लिए नियम बताया था लेक्चर नंबर 1 में, अब फिर से बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि पहला जो का तू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा जो का तू और पहले का अवकलन। ये तरीका हमने वहां इसको समझाने की बात बताई थी कि एक को चखो बाकी को रखो। एक को चखो, पहले तो हमने u को रख लिया और v को चख लिया, फिर प्लस v को रख लिया, u को चख लिया।
ऐसे आप कितने भी फंक्शन हो गुणा में उनका कर सकते हो। शॉर्टकट रूप इसका ये भी हो सकता था कि वी यू और वी का अगर हमें अवकलज निकालना है डैश, तो इसका मतलब है यू वी डैश प्लस वी डैश यू, वी डैश यू। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखे हैं भाई, कुछ लोग ऐसे लिखे हैं कि वी डैश यू प्लस वी यू डैश। तो आप लोग कैसे ही लिख लो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको भी याद, मतलब सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। वो तो अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं अलग अलग बातें, तो हम भी अपने तरीके से बता रहे हैं। तो अब जब मैं इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन की बात करूंगा, x के सापेक्ष मुझे अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन करने पर जब मैं अवकलन करूंगा तो मेरे बेटे क्या होगा कि इधर की तरफ dy बटे dx हो जाएगा, और इधर की तरफ d बटे dx हम लोग किसका करेंगे, cos x की घात 3 गुणे साइन x की घात 5 की होल घात 2। अब मेरे बेटे ध्यान से सुनो, पहले पोर्शन को v कह लेंगे, सॉरी u कह लेंगे, और दूसरे को v कह लेंगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है नियम कि u जो का तू रख लो इस बार के cos, इसको कुछ ना कहो, इसको कुछ ना कहो, और अवकलन कर लो आप नेक्स्ट वाला बहुत गंभीर बीमार है, लेकिन हम बहुत तगड़े डॉक्टर है इस मामले में, दिक्कत नहीं, हम इसे ठीक करके छोड़ेंगे। प्लस आएगा बिकॉज प्लस आता है। फिर हम लोग इसको तो हमने इलाज कर दिया है, एक को चख लिया है, तो अब हम इसको एज इट इज रखेंगे। तू बैठ बाहर बेंच पे, अब अंदर भेज किसको भेजना है मेरे बेटा किसको भेजना है, इसको भेजना है कि cos x की घात 3। क्वेश्चन को एक बार चेक करो ले, क्योंकि काम इसमें बहुत रहेगा, तो कभी क्वेश्चन गलत डाल लिया हो नहीं, सही। अब देखो ध्यान से, cos x की घात 3 को जो का तू रखा, इसका अवकलन कैसे करेंगे, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। भैया कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एक काम करो, इस अंदर वाले को कुछ मान लो, है ना, आप समथिंग मान लो कि d ओवर डी एक्स ऑफ साइन x की घात 5 की होल घात 2 है। तो इसको आप कुछ मान लो समथिंग, इसको कुछ ना कुछ मान लो, इसको समथिंग मान लो st समथिंग मान लो। तो जब ये समथिंग होगा, समथिंग की घात 2, तो हम लोग पहला फॉर्मूला लगा लेंगे। आपको पता है d ओवर डी एक्स ऑफ, अगर x मान लें x की घात n क्या होता है, n शुरू में x की घात n माइनस 1। तो हम जब इसको कुछ मान लेंगे तो अवकलन करेंगे, तो घात शुरू में पहले वाला अलजेब्रिक फॉर्मूला याद करो, हमने इसको x मान लिया, ये कह रहे कुछ मान लो, इसको कुछ मान लो, चलो x ही मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, इसको पूरे को मैंने x मान लिया, पूरे को x। तो ये जब पूरे को x मान लिया तो ये x की घात 2 हो गया ना, तो x की घात 2 का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2 शुरू में और x की घात 2 में से एक कम, तो 2 शुरू में और x की घात, है ना, जो आपके पास में x है उसकी घात 2 में से एक कम, लेकिन x की जगह क्या है, साइन x की घात 5 है। क्या मेरी बात ये समझ में आई क्या? इसको अच्छे से समझने की जरूरत है, इसको एक बार और समझने की जरूरत है मेरे भाई। यही चेन रूल है, यही नियम कानून है अवकलन करने का। क्या बताया मैंने। इसको आप कुछ मान लो, कुछ क्या, इसको x मान लो, इसको आप x मान लो, x की घात 2 का कितना होगा, घात शुरू में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, घात शुरू में और घात में से एक कम 2 माइनस 1, तो आ जाएगा साइन, ठीक है ना, साइन x की घात 5, ठीक है। अब सुने, ये तो बहुत खराब आदमी है। तो चेन रूल क्या कहेगा, ना, आपने इसको कुछ माना था, तो इस कुछ का दोबारा से अवकलन कर लो, इस कुछ का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, तो कर देंगे, क्या पता की। तो अब चेन रूल यहां तक लगा है, प्लस यहां पे आ जाओ, ये प्लस आ गया, ध्यान से देखना है।
इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसकी बीमारी हम पीछे खत्म करने के चक्कर में यहाँ सब काम कर चुके हैं, तो इसको एज इट इज चलाएंगे जहाँ तक चलेगा, इसको ऐसे लिखते जाएंगे मेरे भाई। अब देखो कोस एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये एक्स की घात 3 है। तो फिर वही बात कि गुरुजी इसको आपने एक्स माना है, कोस एक्स कोस एक्स कोस एक्स, तो इस एक्स का इसका दोबारा से अवकलन चेन रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आ रही है बात, आप लोगों को भी आनी चाहिए, इतनी बात जो मैंने लिखी है अभी आपको, ठीक है। कि हमने क्या करा कि कोस एक्स का होता है साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, यानी साइन एक्स की क्यूब, साइन एक्स की घात 5, तो लेकिन एक्स की घात 5 है 3 है सॉरी 3, साइन एक्स की घात 3, तो एक्स की घात 3 का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, दिमाग में रखो, इन फॉर्मूलों में भी चेन रूल लग जाता है। डी बटे डी एक्स अगर हम लोग करते हैं साइन एक्स का, इस सूत्र में भी चेन रूल लग रहा है। देखो साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, लेकिन इसका हमें दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा एक्स का, और एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को लिखो या ना लिखो तो डी बटे डी एक्स ऑफ साइन एक्स ही आ जाएगा। तो आप ये मान के चलें, आप ये मान के चलें कि जो भी पेट में आता है, ठीक है, उसका अवकलन दोबारा से करना ही करना है, ठीक है ना, ये मान के चलें उसको दोबारा से करना ही करना है। तो रीराइट करें, जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें कि cos x की घात 3 को एज इट इज रखेंगे, ठीक है बेटा। ये 2 जो है इसको शुरुआत में ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन x की घात 5 का होल स्क्वायर, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज 2 में से एक जाके एक ही घात बचेगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डी बटे डी एक्स साइन एक्स की घात 5 का हो जाएगा कोस एक्स की घात 5, और x की घात 5 का दोबारा से अवकलन करेंगे, यहां पर चेन रूल लगेगा ना मेरे भाई। साइन x की घात 5 का हो जाएगा कोस x की घात 5 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, लेकिन x की घात 5 का दोबारा से चेन रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो चलिए साइन x की घात 5 को जो का तू रखते हैं, और इसकी घात 2 को भी जो का तू रखते हैं, ये माइनस यहां पटक देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और साइन x की घात 3 जो का तू लिखते हैं, x की घात 3 का होता है 3x स्क्वायर, घात शुरू घात में से एक कम 3x स्क्वायर। तो रीराइट कर लो, दोबारा से लिख लो, और आप चाहो तो एक बार एनसीईआरटी खोल लो, कहां उसने छोड़ा है मेरे भाई, क्या कुछ कॉमन वॉमन निकाल कर छोड़ा है, या यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। इसका हो जाएगा 5x की घात 4, है ना, 5x की घात 4 हो जाएगा ना, 5 शुरू में घात में से एक कम, पहले वाला फॉर्मूला, और माइनस का साइन ऑफ x की घात 5 का होल स्क्वायर, और देखो ये 3 जो है उसको शुरू में रख दो, यहाँ 3x स्क्वायर शुरू में रख दो, यहाँ 3x स्क्वायर शुरू में रख दिया, और साइन x की घात 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। x की घात 3, 3 बहुत ऊपर लिख दिया है मैंने, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान देना है, 3 छोटा बनेगा बहुत, ठीक है, ठीक है। 5 दूनी 10, 10x की घात 4, ये वाला 4 जो है, ये वाला पोर्शन हमने शुरू में लिख दिया, 10x की घात 4, फिर cos x की घात 3 साइन x की घात 5, x की घात 5, और फिर cos x की घात 5, और फिर माइनस का 3x स्क्वायर साइन x की घात 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, मैं लिख रहा हूं सिर्फ। अब मैं खोलूंगा अपनी जंतरी, यानी कि एनसीईआरटी की आंसर शीट, और देखूंगा उसने किस जगह किस ढंग पे इस क्वेश्चन को छोड़ दिया है। आंसर है 10x की घात 4 साइन x की घात 5, वेरी गुड मेरे बेटा, बहुत बढ़िया। कोस x की घात 5 भी आ गया है, ठीक है, कोस x की घात 3 भी आ गया है, ठीक है, वेरी गुड मेरे बेटा। माइनस 3x स्क्वायर साइन x की घात 3 साइन स्क्वायर, अच्छा इसने क्या करा, इसने क्या करा, इसने क्या करा, इस स्क्वायर को यहां से हटा लिया है, और कहां पे लगा दिया है,
यहाँ पे लगा दिया है। कहाँ पे लगा दिया है? यहाँ पे लगा दिया है। तो ये आपका आंसर हुई गवाह। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो कि है 7th क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने समझ लिया होगा ये पूरा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए 7th क्वेश्चन की तरफ। आप थोड़े से हाथ पैर खुद ब खुद फेंकना शुरू करो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा काम, ऐसे नहीं चलेगा काम कि आप बिल्कुल सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखोगे। तो आप लोग 12वीं में हो तो आप लोगों को अपने आप भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अपने आप भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, अभी सफाई अभियान चल रहा है, तब तक आप देखो मेरे बेटा। चल देखो 7th क्वेश्चन के अंदर भी आपको बहुत अच्छा सा एक चेन रूल का यूज करना है, और उसने कहा है 7th क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट। बच्चों को अंडर रूट से बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे खुद लगता था, लेकिन ये होता कुछ नहीं, बेचारा बहुत सीधा सच्चा आदमी है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती यार इतना। अब देखो सीधी सी बात है, इसको पहले मैं लिख रहा हूं, देखो y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट को मैं पहले इसको घात के रूप में कन्वर्ट कर ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर, इसकी होल घात कर ले रहा हूं मैं 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब यही होता है भाई, एक ही घात, ए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, एक ही घात 1/2 है ना। तो हमने भी इस अंडर रूट को हटा कर घात 1/2 कर ली, और यहां पर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है ना, ठीक है ना, करने पर, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो जब हम अवकलन करेंगे तो dy बाई dx मेरे बेटा, ठीक है, देखो ये dy बाई dx करेंगे हम, जो राइट हैंड साइड में रखा एक फंक्शन है, दिस इज कोट x की घात 2 की घात 1/2। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर क्या होगी, सबसे पहली बात ये होगी कि कांस्टेंट जो 2 है इसका अवकलन नहीं होगा, 2 को बाहर रख देंगे और हम लोग अवकलन करने बैठ जाएंगे इस खराब सी चीज का। ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, dy बाई dx इज इक्वल हो जाएगा 2, ध्यान दो। अब इसका कैसे करें, सीधा कोट पे टूट मत पड़ना सर जी, कोट 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 इस पे आ जाओगे, नहीं भाई, है ना, ऐसा नहीं करना, नहीं तो सारे कोट उतर जाएंगे तुम लोगों के 12वीं में ही। तो आपको करना क्या है, आपको इसको कुछ होल घात बन रही है ना, अभी एक क्वेश्चन किया था सही, होल घात बन रही है ना, तो उसको एफ एक्स मान लो, तो इसका मतलब एक्स की घात 1/2 टाइप हो गया है ना। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं, पूरे पोर्शन को x मान लेते हैं, तो x की घात 1/2, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। कैसे 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 कि घात शुरू में n n n n n शुरू में, और जो हमारे पास जो फंक्शन है उसकी घात में से एक कम कर देंगे ऐसे करके। लेकिन चेन रूल ये कहता है, तुम मान के चल रहे हो यार इसको, ये तो x है ही नहीं, इसका आपको दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, हम लोगों को इसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 से 2 कैंसिल, और ध्यान देंगे कि कोट x स्क्वायर की घात हो जाएगी, आपको पता है आधे में से जब एक घटता है तो माइनस का 1/2 बचेगा। यहां पर अब करो, अब बुलाओ कोट को, कोट x का क्या होता है मेरे भाई, माइनस के कोसेक स्क्वायर x, माइनस के कोसेक स्क्वायर x, लेकिन x ना होकर के क्या है, x स्क्वायर है। तो चेन रूल ये कहता है इसका भी दोबारा करो, इसका भी दोबारा से कर दो मेरे भाई अवकलन। तो ध्यान से देखेंगे एक बात, इसको तो देखो क्या करो, देखो माइनस में घात है, तो एक काम करो से 1/2 में ले आओ, है ना, प्लस करने के लिए। ठीक है, इसकी घात फिर 1/2 प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस मैं शुरू में लगा दे रहा हूं क्योंकि गुणा में तो चल रहा सारा खेल, तो ये माइनस गुणा हमने शुरू में लगा दिया। यहां पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ठीक है ना। तो अब इसको आंसर को सही करके लिखो आप, सिर्फ मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, क्योंकि फिर उधर जाना पड़ेगा, आपको पीछे वाला दिखेगा नहीं। 2x ऊपर आ जाएगा, माइनस का 2x बटे अंडर रूट लगा देंगे, क्योंकि 1/2 घात है, कोट एक्स स्क्वायर का, और साथ में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहीं पे आप ढोल नगाड़े बजा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये काम हो गया है। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अच्छा, और कलाकारी करवाना चाह रहा है, कोट में आंसर नहीं देना चाह रहा है, साइन में आंसर देना है, ठीक है, कोट में आंसर नहीं देना है, साइन में आंसर देना है। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी इसका मतलब, ठीक है ना। आप यहाँ भी छोड़ दोगे तभी मेरे बेटे आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना कन्फर्म है, ठीक है ना, इतना कन्फर्म है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो उसको बना के दिखाते हैं, उसने कहाँ तक लेके गया है इसको। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तो आनी चाहिए ना आप लोगों को। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं वैसे, क्योंकि वो चाह रहा है साइन में आंसर देना चाह रहा है। तो देखो साइन में कैसा आंसर बनेगा, देखो, ठीक है, देखो ध्यान से। उसने क्या करा, उसने इस dy/dx का जो मान निकल रहा है, ठीक है ना, इस -2x को कुछ नहीं कहा, तो ठीक है, ये ठीक है। और इस कोसेक को उसने कर दिया कि इसको लिख दो, उसको लिख दो 1/1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना भाई। कोसेक एक्स को लिख सकते हैं ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो यही हमने कर दिया कि इसको 1/, लिख दिया, और जो आपका अंडर रूट के अंदर जो मटेरियल था, अंडर रूट के अंदर मटेरियल था मेरे भाई, उसको हम कोट को लिख सकते हैं ना, कोट एक्स को लिख सकते हैं ना, कोस एक्स बटे साइन एक्स, कोट एक्स बटे साइन एक्स। तो आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं ना, कोस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, आंसर खोल लूँ अब मैं वही बनाऊंगा ना, सेम टू सेम। मैं क्यों इतनी मेहनत करूं भाई। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, ऊपर तो देखो, ऊपर क्या होगा कि माइनस का स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक, माइनस का 2x बटे, नीचे क्या खेल होना, मैं क्या कर रहा हूं देखो, ध्यान से सुनना एक बात मेरी, कि बाहर क्या है, साइन स्क्वायर है ना, बाहर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन, हाँ ठीक है। तो देखो, अगर आपको कभी ऐसा करना पड़ जाए कि बाहर एक्स है और इस एक्स को अंदर भेजना चाहते हैं, तो कैसे भेजोगे आप इसको? अंडर रूट के अंदर ले जाने के लिए क्या तरीका है कि इसका स्क्वायर करके ले जाओ, तभी तो ये बाहर आकर के बैठेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें साइन एक्स स्क्वायर को जो का तो रखो, इंटू साइन एक्स स्क्वायर रखो, इसको 2 बार लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया, और अंडर रूट के अंदर कोस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर जो का तो रख दिया मैंने, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे बेटा, 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर को मैं जो का तो रख रहा हूं इसको, और जैसे मैंने कहा था इस x को अंदर ले जाना है भाई, सीधी बात है, 4 है, 4 को हम अंदर ले जाएंगे, अंडर रूट बनाएंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर तो है ही है, इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होकर के अंदर जाएगा, बटे साइन एक्स स्क्वायर। इस पोर्शन को मैंने अंदर लेके गया। अब यहां क्या होगा, इसकी एक घात से नीचे वाला पोर्शन कट जाएगा, तो अब यह आ जाएगा 2x बटे साइन एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अभी भी वो शांत नहीं बैठ रहा,
अभी भी वो शांत नहीं बैठ रहा उनके, ये ना 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 ना, यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ नहीं छोड़ना। एक फॉर्मूला था कि साइन एक्स, 2 साइन एक्स और कोस एक्स को लिखता, हम क्या लिखते थे, साइन 2x लिखते थे। हमने ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां भी पढ़ाई है 11th में या फिर 12th में आपको, तो ये फॉर्मूले बताए थे 10th में। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स हमेशा साइन 2x होता है। जो चार्ट आपने अपनी टेबल के सामने चिपकाया उसमें फॉर्मूले को सर्च कर लो, मिल जाएगा। कुछ बच्चे का सर चिपकाया ही नहीं है, तो कोई अच्छी बात नहीं है, ये चिपकाना चाहिए था। चलिए साइन एक्स स्क्वायर जो होगा, तू अब ये फॉर्मूला बन जाएगा अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखूं, कोस स्क्वायर एज इट इज रखूं। ये फॉर्मूला आराम से बन रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर 2 नहीं है। तो गणित में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि हम लोग 2 नहीं ला सकते हैं, आराम से हमने यहाँ 2 लगा दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई मना करेगा क्या, नहीं करेगा। इजीली इजीली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब सुनो, देखो माइनस का 2x और ये तो चल ही रहा है साइन एक्स स्क्वायर। देखो 2 साइन एक्स, इसको मान लो x, 2 साइन एक्स कोस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये हमारा अंडर रूट के अंदर हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। अब चेक करो आंसर शीट, अब चेक करो ये आया नहीं आया, बटे में है आपका अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 है क्योंकि इसके भी ऊपर अंडर रूट है मेरे भाई। तो इस अंडर रूट 2 को यहां से हटा करके इसको ऊपर लगा सकते हैं यहां पर। तो चेक कर लो, ये आपका आंसर है। बहुत धैर्य रखना पड़ता है इन सवालों के अंदर, और 12वीं के सवाल हैं भाई, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया है। तो अब 8 नंबर पे अगर आप बात करना चाहो तो आप चाहो तो वीडियो को, लेक्चर को पॉज करके खुद से, ठीक है ना, खुद से आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज के 8वें क्वेश्चन की, और जल्दी से समाप्ति की ओर चलते हैं। ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, तभी हम अगले चैप्टर को देख पाएंगे, अगली एक्सरसाइज को देख पाएंगे, ठीक। चलिए देखो 8वें क्वेश्चन में क्या कहा है, चेन रूल का अच्छा इस्तेमाल इसमें भी होगा कि कोस अंडर रूट ऑफ एक्स है, कोस अंडर रूट ऑफ एक्स का हमें अवकलन करना है। तो भैया आप बहुत समझदार अब तक हो चुके हैं, जो आप पढ़ रहे होंगे लगातार कर रहे होंगे उनको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो सबसे पहले यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब बेटा अवकलन करेंगे ना, ठीक है ना, जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है ना, डी बटे डी एक्स कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो ध्यान से सुने, कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो अंडर रूट एक्स ही रहेगा। लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें जो पेट में रखी जो चीज है जिसको हमने एक्स मान लिया था उसका अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा। तो माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स एंड डी बटे डी एक्स हम लोग करेंगे, एक्स की घात 1/2, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, साइन अंडर रूट ऑफ एक्स 1/2, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला, पावर और पावर में से एक कम। तो मेरे भाई 1/2 शुरू में लिख दो, और साइन अंडर रूट ऑफ एक्स और x की घात 1/2 वो भी माइनस की। तो फाइनली आंसर आ जाएगा माइनस के। कैसे आया, क्यों आया, इस बारे में आपको बहुत चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना। आप इसको आराम से देखो बैठ के, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 9 की, और 9 जो 2 सवाल हैं 9 और 10, ये डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है, डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, के ऊपर है, यानी कि अवकलनीयता, और जिसको हमने समझाया था 5.2 का। अगर आपने इंट्रो नंबर 3 मतलब लेक्चर नंबर 12 नहीं देखा है तो इन 2 सवालों को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इंट्रो 3 में हमने क्या करा था, हमने आपको अवकलनीयता समझाई थी, क्या होती है अवकल, ठीक है ना, अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता
नियता। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है इसको हमने बहुत डिटेल समझाया था, और वहां पर अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि वहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी और राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, ये क्या बवाल है इसको समझाया था। और इनको समझाने के लिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया था। इट मीन्स इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी डन हो चुका है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन 5.2 का इंट्रो नंबर 3 में लेक्चर नंबर 12 को देखें, तब ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा टॉपिक। तो इट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, उसको निपटाते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है, तो 10 नंबर में भी हमें अवकलनीयता ही चेक करनी है। जरा फटाफट इस वीडियो को पॉज करके चीजों को नोट करें ताकि आप अच्छे से चीजें समझ पाएं। ठीक है बेटा, तो बेटा इस क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर 10 है, और इस प्रश्न के अंदर हमें बात करनी है कि फंक्शन को देखना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब हमें dy बाई डी एक्स मिलता है, यानी कि इसका अवकलज मिल जाता है। तो एक प्रश्न दिया है, कहा है कि महत्तम पूर्णांक फलन, अब से 11वीं से लेकर अब तक कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स को एक बड़े से ब्रैकेट में रख लेते हैं, इस फंक्शन का को कहते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। अब दोबारा से फिर मैं बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है। उसने कहा है एक्स की जो वैल्यू है 1 और 3 के बिल्कुल बीच की है, तो हम लोग को ये सिद्ध करना है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखें और एक्स इज इक्वल टू 2 पर, यानी कि दो क्वेश्चन हो गए। एक्स इज इक्वल टू 1 और 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कि अवकलनीय नहीं है। तो इस चीज को देखने का तरीका क्या था मेरे बेटे? मैंने आपको कहा था कि दो चीजें निकालना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी मतलब जो भी पॉइंट, जैसे इसमें एक्स इज इक्वल टू 1 दिया है तो 1 पे, उसका फॉर्मूला होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू c पर निकालने का तरीका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। और अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी बराबर हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, तब हम कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू सी पर जो फलन है, पर एफ एक्स जो है फलन मतलब आपका अवकलनीय है, अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस कहानी को अगर आपने नहीं पहले से देखा है तो देखना जरूरी है। वैसे आप लोग इंट्रोडक्शन नंबर 3 में देखना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं अब इस सवाल को लिख लेता हूं। मेरा सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, हमारा ये फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। और एक बात ध्यान से सुने, पहले समझ लें कि जैसे कि मान के चलिए हमने इसमें 1.31 रख लिया, तो ये महत्तम पूर्णांक फलन क्या आंसर देगा? ये 1 देगा आंसर। ये क्या देगा? 1 आंसर देगा। जो अंदर संख्या लिखी है, ठीक है ना, या तो वही आ जाएगी या उससे छोटा इंटीजर आंसर में आता है। अगर कहीं 1 होता तो हम 1 को 1 ही लिख देते, ठीक है ना। और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर आपको जो अंदर संख्या लिखी है उससे जस्ट छोटे वाला जो पूर्णांक होगा या बराबर जो होगा, अगर बराबर, जैसे इस केस में बराबर बन रहा है तो बराबर आ जाएगा। और अगर ये देखो 1.31 1 से बड़ा है तो 1.31 से बड़ा 1.31, अगर 1 यहाँ है तो 1.31 लगभग कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो उससे जस्ट छोटा है पूर्णांक तो 1 ही होगा, तो वही आंसर में आ जाएगा। और अगर बाई चांस ये काम ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे मान के लिए मैंने कहा कि 1.9999 भी लिख दिया मैंने, बिल्कुल 2 के पास पहुंच गए, लेकिन तब भी आंसर 1 ही आएगा। और जैसे ही हम लोग 2.1 पे जाएंगे तब आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें, पहले भी मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। तो इसके लिए एक रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए, जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि यदि आपको ध्यान रखना है कि यदि c एक पूर्णांक है, c क्या है? एक पूर्णांक है। मैं जनरली एक बात लिख रहा हूँ, उसको याद रखना हमेशा, c एक पूर्णांक है, तब ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम महत्तम पूर्णांक फलन c माइनस एच निकालें, h क्या है? h बहुत ही छोटी पूर्णांक तथा h बहुत 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 ही बहुत बहुत छोटी
एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है, संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, तो c माइनस एच आंसर हमेशा क्या देगा, c माइनस एच हमेशा आंसर देगा c माइनस वन, c माइनस एच आंसर हमेशा देगा c माइनस वन। लेकिन यदि ध्यान रखना है c प्लस एच अगर हो रहा होगा तब आंसर आएगा c, तब आएगा c। आप वेरीफाई कर लो ना, आप वेरीफाई कर लो। मैंने कहा कि 1 माइनस 0.1, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, घटा के देख लो ना। नहीं, इसका आप थोड़ी संख्या बड़ी ले लो, मान के चलो मैंने लिया 3 माइनस 0.1, है ना, तो इसका आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल 3 माइनस 1, इट मीन्स 2 आंसर आना चाहिए। देखो 2 ही आएगा, 3 में से 0.1 घटेगा तो आ जाएगा 2.9, और 2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, देख लो मैंने क्या किया था कि इस संख्या से छोटा या बराबर, इससे छोटा तो 2 ही है तो 2 आंसर आएगा। देखो अब c माइनस वन, अगर कहीं 3 प्लस 0.1 होता तो आंसर क्या आता मेरे भाई, फिर 3 ही आ जाता, क्योंकि ये होता 3.1, और 3.1 में आपको पता है इससे छोटा या बराबर पूर्णांक 3 ही होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाके ये चीजें आपको बहुत बेहतर से समझ में आएंगी। अगले वाला क्वेश्चन, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले हैं x इज इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले हम लोग, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं निकालता हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पर। तो डेफिनेशन लगा लेंगे वो वाली कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h मतलब ये, बिल्कुल ठीक बात है, और f1 का मतलब ये, बटे कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का h बहुत ही छोटी हमने ग्राफ में भी दिखाया था ये कहां पर कैसे दिखती है, h क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन नंबर 3 देखना आपको चाहिए था। तो h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस h कितना हो जाएगा, c माइनस h, c माइनस 1 होता है तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1, इसका वैल्यू हो गया 1 माइनस 1 माइनस इसका वैल्यू 1 ही आ जाएगा अपॉन माइनस का h। ठीक है ना आपके पास में। तो मेरे भाई एक बात सुनो ध्यान से, तो आंसर क्या आएगा, तो आप देखें यहां 1 से 1 कट जाएगा, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, तो लिमिट 1 अपॉन h टेंडिंग टू 0। इस हिसाब से तो आंसर हमारा, अगर हम h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बेटा क्या आता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट मिल जाता है। क्या मिलता है, पॉजिटिव इनफाइनाइट मिलता है। एक बार थोड़ा समय दो, मैं थोड़ा अच्छे से और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कि लेक्चर एक ही बार शूट होगा मेरे भाई, ठीक है। तो लेक्चर जब एक ही बार शूट होगा तो दिक्कत होगी, है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो, ठीक है। तो ये हमारा, अगर मैं h रखूंगा तो 1 अपॉन h प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा। और अगर आप देखो, आप निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। एक बात सुनना मेरी बेटा, कुछ लोग इस डेरिवेटिव को पता कैसे लिखते हैं, f डैश एल एफ डैश सी भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आर एफ डैश सी। तो मेरे भाई इसको समझ लेना, लिखने का तरीका कोई फर्क नहीं डालता। इसका मतलब भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है एट सी पर, तो एल एफ डैश सी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, जिसकी डेफिनेशन यही रहती है।
तो ऐसे घबराना नहीं है अगर किसी की कुछ किताबों में आपको अलग से देखने को मिल जाए। तो जब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा तो डेफिनेशन बनेगी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। देखो ध्यान से 1 प्लस एच का मतलब फंक्शन में आप क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और यह जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच। अब ध्यान से सुनो, 1 प्लस एच क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच सी प्लस एच होता है सी, तो 1 प्लस एच हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 अपॉन एच आ जाएगा। फाइनली आप देख पा रहे हैं लिमिट जो है वो 0 हो जा रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 नेवर इक्वल, कभी इक्वल नहीं हो पा रहा है एट राइट हैंड डेरिवेटिव के, है ना। तो आप कह देंगे एक्स इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय ना है, अवकलनीय नहीं है मेरे भाई, अवकलनीय नहीं है। तो जब मेरे बेटे ये अवकलनीय नहीं है तो क्या है फिर, जब ये अवकलनीय नहीं है तो कुछ ही नहीं है, ठीक है। ये पूछा था उसने, एक और बचा है एक्स इज इक्वल टू 2 पर, उसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना, उसको ट्राई करते हैं क्या बात बनती है, देखते हैं। तो मैं रफ कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लें इसको, ठीक है ना, आपके पास में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब देखो हम चेक करेंगे अब x इज इक्वल टू 2 पर, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब निकालूंगा x इज इक्वल टू 2 पर, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h एंड माइनस f2 अपॉन माइनस h। तो कैलकुलेट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 2 माइनस h का मतलब हो जाएगा 2 माइनस h और माइनस 2 अपॉन माइनस h। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस h का मतलब c माइनस 1 हो जाता है, तो 2 माइनस 1 और माइनस 2 तो 2 ही रह जाएगा अपॉन, ठीक है ना, अपॉन माइनस h, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से ये पॉजिटिव इनफाइनाइट आ जाएगा मेरे हिसाब से, फिर से ये पॉजिटिव इनफाइनाइट आ जाएगा मेरे हिसाब से, फिर से ये पॉजिटिव इनफाइनाइट आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक, ओके। अब राइट हैंड डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेशन लगाएंगे, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, है ना, प्लस का एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब 2 प्लस एच एंड माइनस 2 अपॉन एच। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि लिमिट एच टेंड 2 प्लस एच इस फॉर्मूले से आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन एच, ये आ गया 0। यहां पर भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है मेरे भाई, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पर भी ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज का समापन करा। तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, ठीक है।